नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की लिखी आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। तो आइए कुछ पल गुजारते हैं कहानी कमल के साथ, क्योंकि आप श्रोता हैं खास। पिछले भाग में आपने सुना कि मैं डॉक्टर के पास ही बेहोश हो गई थी और बच्चे जमशेदपुर के लिए निकल गए। अब आगे यानी आज का भाग नंबर 9। सुबह ओम जी के कई बार आवाज़ देने पर मैंने आंखें खोली। देखा तो दिन चढ़ आया था। क्या हो गया है मुझे? ना सुबह होने का पता चलता है, ना ही पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है। कितना सो रही हूँ मैं। नींद अब भी आ रही थी। मैंने करवट बदली, तभी ये कमरे में आए। मेरे माथे को छू कर बोले, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चक्कर तो नहीं आ रहा है? मैंने आंखें खोलकर आश्चर्य से इनकी ओर देखा। रात की घटना मुझे कुछ भी याद नहीं थी, सो मैं कुछ समझी, कुछ नहीं समझ पाई, पर कहा कुछ नहीं। मेरी पलकें फिर से बंद होने को बेताब हो रही थी, जिसे समझकर मेरी बाँह पकड़ लगभग खींचते हुए इन्होंने कहा, नहीं अब सोना नहीं है, उठो, वॉशरूम जाओ, कुछ नाश्ता करो, दवा लेनी है तुम्हें। मैंने आज शाम फिर से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल वो तुम्हें ठीक से चेक ही नहीं कर पाई। दरअसल जिस डॉक्टर के पास कल मैं गई थी, जब ओम जी जॉब में थे, तब से ही हमारे परिवार में किसी को कोई परेशानी होने पर हम उसी लेडी डॉक्टर को दिखाते रहे हैं। वह शहर के एक प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में कार्यरत है। जितनी अच्छी उनकी प्रैक्टिस है, उतना ही अच्छा स्वभाव भी। अतः हमारे संबंध परिचित से हो गए हैं। बस एक ही परेशानी है, अपने जॉब के कारण वो एक ही समय यानी सिर्फ शाम को ही क्लिनिक में आती हैं। वैसे तो हमारे आसपास डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, पर बहुत मजबूरी होने पर ही हम कहीं दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने उठकर बिस्तर से नीचे जैसे ही पांव रखा, एक पैर में जोर का दर्द महसूस हुआ। उफ, अब ये क्या मुसीबत है? मैंने झुक कर देखा। उस पैर में एड़ी के पास काफ़ी सूजन था। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। धम से फिर बैठ गई। क्या हुआ? चक्कर? फिर से चक्कर आया क्या? ओह मेरा पैर! अरे ये तुम्हारे पैर में क्या हुआ? ये तो सूज गया है। वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, इस पैर को अचानक क्या हो गया? शायद ये उसी कारण। क्या मतलब? किस कारण? कल तुम जब डॉक्टर के पास बेहोश होकर गिर पड़ी थी, तुम्हारा ये पैर मुड़ गया था। लगता है इसमें मोच आ गया। कहते हुए इन्होंने मेरे उस पैर के पंजे को पकड़ आहिस्ते से हिलाया। आह! मैं दर्द से बिलबिला उठी। अब इसे तोड़ना है क्या? मैंने इनका हाथ हटाते हुए कहा। रुको, देखने दो, सिर्फ मोच ही है ना, इन्होंने चिंतित स्वर में कहा और मेरे पैर को हल्के हाथों थपथपाते सहलाते हुए धीरे धीरे हिलाने की कोशिश करने लगे। दर्द था, पर ऐसा भी नहीं कि बर्दाश्त ना कर पाऊँ। पंजा हिल रहा था। हमने राहत की सांस ली। उम्मीद है हड्डी में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। किसी तरह दर्द पर काबू रखते हुए मैं वॉशरूम गई। वापस आकर फिर से बिस्तर पर लेट गई। ओम जी ने मुझे वहीं बिस्तर पर लाकर नाश्ता करवाया, दवा दी और बताते रहे कि कैसे कल मेरी तबीयत के बारे में जानकर बच्चे घबरा गए और बेटी गाड़ी पकड़ चुकी है, रात तक पहुंच जाएगी, बेटा कल आ पाएगा। मैं सुन सब रही थी, पर ठीक ठीक कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे बस दो ही चीज़ें समझ में आ रही थी, मूवमेंट होते ही पैर का दर्द और दूसरी नींद। नाश्ते के बाद मैं फिर सो गई। दोपहर को ओम जी ने भोजन के लिए उठाया।
इस वक्त मेरी अवस्था ऐसी थी कि भूख बिल्कुल नहीं थी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर कुछ बोलूं, इनकार करूं, यह भी हो नहीं पा रहा था। इनके जोर देने पर, बिना इस बात पर कोई गौर किए कि सामने भोजन की थाली में क्या है, मैंने निवाला मुंह में रखा। मुंह में किसी भी तरह का कोई स्वाद नहीं था, बुखार वाली कड़वाहट भी नहीं। बस 2-4 निवाला लेते ही अंदर से उकाई आने लगी। क्या हो गया है तुम्हें? क्या करूं? आज भी डॉक्टर नहीं बैठेगी। उनके हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी आ गई है। फ़ोन आया था क्लिनिक से। देखता हूं किसी दूसरे डॉक्टर के पास या फिर हॉस्पिटल। टाटा मोटर्स से अवकाश प्राप्त लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था है कि उसके हॉस्पिटल में ओपीडी और इमरजेंसी सुविधा तो फ्री है, किंतु हॉस्पिटल में एडमिट होने पर उस वक्त हॉस्पिटल के बिल देने होते हैं, जो बाद में रिफंड हो जाता है। कंपनी ने इंश्योरेंस करा रखी है, इसलिए इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यह बाध्यता नहीं है कि टाटा मोटर्स के अस्पताल में ही इलाज करवाया जाए। शहर या देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं, पर हमारे आवास से टाटा मोटर्स हॉस्पिटल ही सबसे नज़दीक है। फिर हमेशा से उसी हॉस्पिटल में जाने की एक आदत और कुछ परिचय वगैरह भी हो जाने के कारण हम पहले वहीं जाना पसंद करते हैं। आगे की कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह भाग आपको कैसा लगा। अब आगे। एक परेशानी यह भी थी, दोपहर के इस वक्त किसी भी अस्पताल के इमरजेंसी में तो जाया जा सकता था, पर ओपीडी का समय समाप्त हो चुका था। किसी क्लिनिक में इस वक्त कोई डॉक्टर के मिलने की संभावना ना के बराबर थी। शाम 6 बजे से पहले कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता। 7 बजे बेटी को लेने स्टेशन जाना है। दोपहर 2 बजे के बाद लॉकडाउन होने के कारण स्टेशन से घर तक आने के लिए कोई सवारी मिलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में अकेली बच्ची स्टेशन से आएगी कैसे? दूर भी काफ़ी है। नहीं, बच्ची को यूं अकेले नहीं छोड़ सकते। दामाद जी साथ होते तो बात और थी। वैसे भी बुखार तो अधिक नहीं है, सो रही है आराम से। डॉक्टर के पास कल ही लेकर जाऊंगा, ओम जी ने मन ही मन तय किया। शाम को जोरों की बारिश शुरू हो गई। मई के महीने में आम तौर पर ऐसी बारिश होती नहीं, पर प्रकृति पूरी तरह बदलाव के मूड में है तो कुछ भी संभव है। स्टेशन जाते वक्त ओम जी ने मुझे आवाज़ दी, बेटी का फ़ोन आया था, गाड़ी पहुंचने ही वाली है, मैं स्टेशन जा रहा हूं, तुम आराम करो, मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता हूं। मैंने आँख खोलकर देखा, कुछ समझी कुछ नहीं समझी, पलकें फिर मूंद गई। आज से पहले बच्चे जब भी बाहर से आएं, मैं उनके पसंद का भोजन तैयार करती और उन्हें लेने स्टेशन अवश्य जाती। इस बार तो ब्याहता बेटी पूरे 1.5 साल के बाद आ रही थी और मैं जाने कितना समय बीता, ये लोग कब स्टेशन से आए। बेटी ने मेरा चेहरा स्पर्श कर 2-3 बार मम्मी मम्मी पुकारा। मैंने आंखें खोलकर देखा, एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर उभरी, पर ना ही मैंने उसे गले लगाया और ना ही कुछ बोल पाई। जैसा कि बेटी ने बाद में बताया, मेरी हालत देख बच्ची रो पड़ी। ओम जी ने उसे गले लगाकर सांत्वना दी। शेष अगले भाग में। इस भाग को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।